नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित है। 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का सुझाव दिया है। दरअसल भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित कई मुद्दे व्याप्त हैं, जैसे देश के अति निर्धन भागों में सबसे निम्न स्तरीय अवसंरचना विद्यमान है, चिकित्सक और रोगी का निम्न अनुपात मौजूद है। WHO की अनुशंसा के अनुसार 1000 व्यक्तियों पर एक की तुलना में भारत में 1456 रोगियों पर एक चिकित्सक का अनुपात है। चिकित्सकों की कार्य करने की स्थिति निम्न है। कई राज्यों में डॉक्टर अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं 15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाएं। केंद्र और राज्य दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने सार्वजनिक परिव्यय में सुधार करने की भी आवश्यकता है और निजी क्षेत्र को विशेष स्तरों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों द्वारा वर्ष 2024 तक स्वास्थ्य व्यय में जीडीपी के वर्तमान 0.95% से जीडीपी के 2.5% तक वृद्धि की जाए, जैसा कि वर्ष 2017 की स्वास्थ्य नीति में परिकल्पना की गई है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1991 में वर्णित चिकित्सा अधिकारियों के एक कैडर की स्थापना की जाए। कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। जिला अस्पताल चिकित्सा सहायकों के लिए प्रशिक्षण के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य एवं रोजगार में गुणक वृद्धि हो सकती है। वेतन भुगतान में असमानता की रोकथाम के लिए देश भर में चिकित्सा शिक्षा की एक समान गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की जाए। अगली खबर आत्मनिर्भर भारत अभियान से। हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना यानी PMFME स्कीम का क्षमता निर्माण घटक जारी किया गया है। PMFME योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्तमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए उन्हें वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। इस परियोजना का कुल खर्च वर्ष 2020 से 25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए है। क्षमता निर्माण घटक में राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय प्रशिक्षक हितधारकों को प्रशिक्षण देंगे। व्यक्तिगत व्यक्तियों और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के श्रमिकों के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप और FPO यानी किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्षमता निर्माण के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन और प्रमाणन खाद्य उद्योग क्षमता एवं कौशल पहल द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ODOP के भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS सक्षम डिजिटल मानचित्र को जारी किया गया। PMFME योजना के तहत राज्यों ने मौजूदा क्लस्टरों और क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिलों के लिए खाद्य उत्पादों की पहचान की है। भारत का GIS ODOP डिजिटल मानचित्र सभी राज्यों के ODOP उत्पादों का विवरण प्रदान करेगा और मूल्य श्रृंखला विकास में हितधारकों को सुविधा उपलब्ध कराएगा। डिजिटल मानचित्र में आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आकांक्षी जिलों के लिए संकेतक भी विद्यमान है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन या पवन सौर हाइब्रिड पार्कों के विकास के लिए योजना प्रस्तावित की है। ये पार्क पवन या पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक केंद्रित क्षेत्र होगा। इसके अलावा ये उचित अवसंरचना के लिए एक क्षेत्र प्रदान करेगा जहां परियोजनाओं से संबंधित जोखिम को न्यूनतम किया जा सकेगा। ये निवेशकों के लिए भूमि, पारेषण, आवश्यक अवसंरचना और आवश्यक अनुमोदन की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की सहायता से संभावित स्थलों की पहचान की गई है। यदि स्थल की स्थिति उपयुक्त पाई जाती है तो पार्क के विकासकर्ता पवन सौर हाइब्रिड पार्क विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस पहल के अपेक्षित लाभ क्या होंगे। ये पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करेगा, क्योंकि इसके लिए खंडित भूमि की आवश्यकता होती है, जो पारेषण लागत और भूमि संबंधी मुद्दों को बढ़ाती है। ये डिस्कॉम्स यानी विद्युत वितरण कंपनियों के गैर सौर नवीकरणीय खरीद दायित्वों को प्रतिस्पर्धी दरों पर पूर्ण करने में सहायता करेगा। विकासकर्ताओं की भूमि, पारेषण, स्वीकृति आदि से संबंधित अनिश्चितताओं को कम करने में सहायता प्रदान करेगा।
भारत में इस प्रकार के कदमों की आवश्यकता है क्योंकि पवन और सौर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के विकल्प के रूप में उभर रही है। एक अनुमान के मुताबिक देश की सौर ऊर्जा क्षमता 749 गीगावाट है और पवन ऊर्जा क्षमता 695 गीगावाट है। सौर संसाधन के विपरीत पवन ऊर्जा संसाधन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में केंद्रित है। अगली खबर स्वास्थ्य से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने HIV की रोकथाम के लिए वैश्विक निवारण गठबंधन यानी ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलिशन की बैठक को संबोधित किया। वर्ष 2017 में गठित ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलिशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, दाताओं, नागरिक समाज संगठनों और लागूकर्ताओं का एक गठबंधन है जो HIV की रोकथाम में तेजी लाने के वैश्विक प्रयासों को समर्थन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक HIV संक्रमण में 75% की कमी और वर्ष 2030 तक एड्स महामारी का पूर्ण उन्मूलन करना है। इसके साथ ही वर्ष 2016 की एड्स को समाप्त करने की राजनीतिक घोषणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर रोकथाम सेवाओं को वितरित करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत का HIV निवारण मॉडल सामाजिक अनुबंध की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसके माध्यम से लक्षित उद्देश्य कार्यक्रम को लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली जनसंख्या जैसे महिला यौनकर्मी, पुरुष के साथ लैंगिक संबंध रखने वाले पुरुष और ड्रग इंजेक्शन उपयोगकर्ताओं को आवश्यक जानकारी, साधन व कौशल के माध्यम से रोकथाम और देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस दिशा में भारत द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे दुर्गम आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। इसके अलावा परीक्षण और उपचार नीति के तहत HIV से ग्रसित लोग जिनका आगे उपचार नहीं हो पाया था, उन्हें मिशन संपर्क के माध्यम से एंटी रेट्रोवायरल उपचार सेवाओं से संबद्ध किया गया है। साथ ही प्रारंभिक निदान में सुधार करने के लिए HIV की समुदाय आधारित जांच करने पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक को 16 दिसंबर तक अधिस्थगन यानी मोरेटोरियम के तहत रखा है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक आवेदन पर विचार करने के बाद बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के तहत लक्ष्मी विकास बैंक पर 30 दिनों के लिए अधिस्थगन का आरोपण किया है। अधिस्थगन एक गतिविधि का अस्थायी निलंबन है जब तक कि भविष्य की घटनाओं से निलंबन की समाप्ति या संबंधित मुद्दों के स्थायी समाधान के संकेत प्राप्त नहीं हो जाते हैं। इस तरह अधिस्थगन अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों के प्रति अनुक्रिया में आरोपित किया जाता है। IL&FS, PMC बैंक और यस बैंक की विफलता की वजह से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से ये चर्चा का विषय रहा है। आइए अब आपको बताते हैं ऐसे बैंकों से संबंधित मुद्दे। इस तरह के बैंकों में वित्तीय व्यवहार्यता की कमी होती है। ये बैंक पर्याप्त पूंजी जुटाने में असमर्थ रहे हैं और जमा की निरंतर निकासी और तरलता के निम्न स्तर से भी ग्रसित रहे हैं। इसके अलावा इनमें निम्न अभिशासन रहा है। इनमें से अधिकांश बैंकों के पास मजबूत प्रमोटर नहीं थे, जिसकी वजह से हाल के वर्षों में इनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। असफलताओं से जमाकर्ता और निवेशकों का विश्वास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के पुनरुत्थान के लिए इनके विलय और इनमें नई पूंजी के समावेशन का सहारा लिया है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा एक्ट 1996 केंद्र सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं किए गए अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेसा अधिनियम लागू किया गया था। पेसा अधिनियम पारित होने के बाद से अब तक 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने नियम निर्मित किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड ने अभी तक अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ऐसा नहीं किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की है। ये नियम ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और उनकी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करने पर केंद्रित होंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद। बेलगावी यानी पूर्ववर्ती बेलगांव कर्नाटक में अवस्थित एक जिला है। इसकी सीमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से जुड़ी है। बेलगावी में कन्नड़ और मराठी दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बेलगाम को वर्ष 1973 में कर्नाटक का हिस्सा बना दिया गया था। महाराष्ट्र सीमावर्ती 814 से अधिक गांवों के साथ साथ बेलगाम शहर पर भी अपना दावा करता है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से युक्त महाजन समिति का गठन किया था। इसने 264 गांवों को महाराष्ट्र राज्य के अधीन करने की अनुशंसा की थी। महाराष्ट्र ने इस अनुशंसा को खारिज कर दिया था। परम सिद्धि ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडेक द्वारा स्थापित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य 3 चरणों में देश में 70 सुपर कंप्यूटर स्थापित करना है। इसने विश्व के टॉप 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर प्रणाली की सूची में 63वां स्थान प्राप्त किया है। गैर वितरित सुपर कंप्यूटर प्रणाली से आशय सभी घटकों के एक ही स्थान पर होने से है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी HPC AI सुपर कंप्यूटर प्रणाली उन्नत सामग्री, कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान और खगोल भौतिकी आदि जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग विकास को सुदृढ़ करेगी। G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस 4 भारतीय शहर जिनमें इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद और फरीदाबाद शामिल हैं, इन्हें G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के भाग के रूप में स्मार्ट शहरों के लिए एक नए रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए 22 देशों के 36 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। जून 2019 में स्थापित G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस सर्वोत्तम प्रथाओं को त्वरित करने, संभावित जोखिमों को कम करने, अधिक खुलेपन और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए वैश्विक नीति मानदंडों को स्थापित एवं उन्नत करता है। विश्व आर्थिक मंच, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस अलायंस के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। माइक्रोवेव हथियार भारतीय सेना ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों के विरुद्ध माइक्रोवेव हथियारों का प्रयोग किया था। माइक्रोवेव हथियारों को एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार माना जाता है जो किसी लक्ष्य पर सोनिक, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा को लक्षित करते हैं। ये पहली बार शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा विकसित किए गए थे। इन हथियारों से उत्सर्जित उच्च आवृत्ति युक्त विद्युत चुंबकीय तरंग या किरण को जब मानव शरीर पर लक्षित किया जाता है तो मानव उत्तक गर्म होकर जलने लगते हैं और तीव्र पीड़ा भी होती है। चैपर वायरस चैपर वायरस एक वायरल चैपर रक्तस्रावी ज्वर का कारण बनता है। चैपर रक्तस्रावी ज्वर उसी एरेना वायरस कुल के कारण होता है जो इबोला वायरस रोग जैसी बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक चूहे चैपर वायरस के वाहक हैं और इस घातक वायरस का संक्रमित चूहे, उनके मूत्र और बूंदों के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से संचरण हो सकता है। इसके अलावा वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी संचरित हो सकता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।